अगर आप इकबाल कायम कर दें सरकार अपना खुद का पुलिस प्रशासन का, तो घटना रुक सकती है। देखिए, घटना तो हर सरकार में होती होगी, होती भी है, सब हम जानते हैं। पर सरकार का अगर इकबाल हो, पुलिस का डर और भय हो, तो फिर फर्क पड़ता है लोगों का। भी पता नहीं हमारा क्या होगा। बड़ी माफिया खुली छूट है, रेप की घटनाएं अपना बढ़ती जा रही है। तो कहने का मतलब कोई क्राइम तो बढ़ते जा रहा है। ये वही सरकार थी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उस समय रिपोर्ट की थी कि अपराध भ्रष्टाचार में नंबर 1 कोई सरकार है तो अशोक गहलोत जी की सरकार है। एक लंबी फहरिस्त है। अपराध, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपर लीक, ये सारे ऐसे मसले थे जिनके कारण उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान सरकार पे और केंद्र पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कई जगह का वो दौरा करके हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, इलाज मिल नहीं रहा, दवाइयां नहीं है, आरजीएचएस जो स्कीम है, जो हक है कर्मचारी का, उसका भुगतान नहीं हो रहा है, इस इलाज नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा आरोप उन्होंने ये लगाया कि कन्हैयालाल के परिवार ने उनसे कहा कि हमें ये कहा गया है कि आपको सिर्फ 5 लाख रुपए बताने हैं, कि हम 51 लाख रुपए लेके 5 लाख कैसे बता दें। एक बड़ा आरोप लगाया। और दूसरा ये और कहा है कि 3 साल से एनआईए पूरे गवाहों के बयान तक ही नहीं ले पाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनमें से 2 आरोपी भाजपा के साथ मिले हुए रहे हैं, उनके कार्यकर्ता रहे हैं। और माननीय राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया के साथ में उन्होंने फोटो भी दिखाई वहां पे। हालांकि आरोप पहले भी लगा है ये। खैर, इसके बाद बीजेपी भी आक्रामक है। बीजेपी का कहना है कि तमाम आरोप निराधार हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी हाल ही में जोधपुर आए थे गृह मंत्री, वो तो एनआईए पे कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन उम्मीद है कि 25 तारीख को जब प्रधानमंत्री आएंगे वो जरूर शायद इस पे कुछ बोले। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हैं, जयपाल सिंह जी हमारे साथ भाजपा से हैं, हमारे सहयोगी दर्शक सिंह हमारे साथ हैं। मैं जयपाल जी आपका रिएक्शन लेना चाहूँगा। पहले, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सड़क से लेकर के कानून व्यवस्था, एनआईए की कार्यप्रणाली जो सीधा केंद्र के अधीन है, उन तमाम चीज़ों पर सवाल खड़े किए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि गुमराह किया जा रहा है कन्हैयालाल के परिवार को यह कह करके कि आपको केवल 5 लाख ही बताना है, जबकि हमें 50 लाख रुपए मिले थे, तो हम कैसे इनकार कर दें। देखिए, अशोक गहलोत साहब अभी इन दिनों में ट्वीट पे और सोशल मीडिया पे 10-15 दिनों में एक बार कोई ना कोई ट्वीट कर देते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं समझता हूँ पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते जो बयान देते हैं उन पे उनको जिम्मेदारी के साथ में बात रखनी चाहिए और तथ्यात्मक बात रखनी चाहिए। गुमराह कौन कर रहा है? सरकार आपकी थी। जब कन्हैयालाल जी का हत्याकांड हुआ था, सरकार आपकी थी, और गुमराह कौन कर रहा है उनको? तो इस प्रकार के उस समय तत्कालीन सरकार, केंद्र सरकार ने तत्कालीन इस मामले को एनआईए को हैंड ओवर किया और एनआईए को हैंड ओवर करके इसको फास्ट इसकी सुनवाई हो, यह केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया।
अब राजनीति बार बार गहलोत साहब इस विषय को लाते हैं कि उसको 5 लाख किया और हमारी सरकार में सरकार चुनाव हारे हम लोग, ये बहुत सारा। तो किया किसने? सरकार तो आपकी थी और आपने इसको ही किया। तो ये मुद्दा मैं समझता हूं, जब सरकार आपकी थी तो जिम्मेदारी भी, लायबिलिटी भी आपकी बनती है। दूसरा, आज गहलोत साहब ने बहुत मुद्दा उठाया सड़कों का। ये कहना है कि एनआईए ने अभी तक बयान ही नहीं लिए पूरे लोगों। देखिए योगेंद्र जी, उसके अंदर बहुत सारे तथ्य हैं, गवाह है, इन्वेस्टिगेशंस है और सेंसिटिव मामला है वो। तो उसके अंदर जो सरकार एनआईए जो करना है, एनआईए अपने, मैं समझता हूं बहुत फास्ट त्वरित कार्य करते हुए एनआईए ने जो गवाहों के बयान लिए हैं, बहुत सारी चीजें उसके इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे गिरोह उसके अंदर शामिल है। तो इस प्रकार की जांच करना, और मैं समझता हूं एक टिपिकल जांच है जिसमें केवल हिंदुस्तान नहीं, उन बाहरी लेवल पे भी उनके कनेक्शन हो सकते हैं। इस प्रकार की जांच एनआईए कर रहा है और पूरी तथ्यात्मक जो जानकारी है वो एनआईए लेकर उस पर जांच कर रहा है। दूसरा विषय जो आज गहलोत साहब ने उठाया जयपुर शहर के बारे में, मैं समझता हूं जयपुर शहर में अब कहां गए हो मुझे नहीं पता है। वहीं से आ रहा हूं मैं, वैशाली नगर से आ रहा हूं, कालवा डोल रहा हूं, विद्यानगर में मैं रहता हूं। जिस प्रकार का अभी 10 दिन पहले आपने देखा, माननीय राज्यवर्धन जी राठौड़ उद्योग मंत्री और जोड़बड़ा क्षेत्र से विधायक है, 2 बजे रात को जाके खुद पर्सनल मॉनिटर किया, तमाम मीडिया में चला है, आपने देखा है। और कालवा रोड पे लगभग काम हो गया है जिसकी वो बात कर रहे हैं। धावास एरिया, वहां जहां से मैं आ रहा हूं, विद्यानगर एरिया, माननीय दिया कुमारी जी डिप्टी सीएम पे उन्होंने सवाल उठाए, दोनों डिप्टी सीएम और उद्योग मंत्री पे सवाल उठाए उन्होंने। आप जाके देखिए, मुख्यमंत्री पे भी उठाए। हाँ, मुख्यमंत्री पे तो मैं संगानेर पे उठाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब जयपुर में, जब पिछले डिबेट में आया था मैं जन टीवी पे, तो यहां भयंकर बारिश हो रही थी, यहां पे भी छज्जे गिरे थे। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो एवरेज बारिश 60 से 70%, अब की बार 80%, यानी मिड ऑफ द जून यहां पर मानसून आया और अभी सितंबर तक 15 तारीख तक यहां पर बारिश हुई है। तो आप देखिए सरकार ने बारिश होते हुए भी, मैं डाटा लेके आऊं जेडीए का, इस जेडीए के डाटा में गवर्नमेंट ने जब बारिश चल रही थी उस समय 3232 लाख रुपए उस समय, यानी त्वरित कार्रवाई करते हैं उसमें सैंक्शन किया, जिसके अंदर 1496 लाख के वर्क ऑर्डर उस समय ऑलरेडी इन्होंने जारी कर चुके हैं। अब आप देखिए पूरा डाटा में लेके आऊं, टोटल प्रोक्यूर्ड कोल्ड मिक्स, बेसिक कंज्यूम ऑफ द कोल्ड मिक्स, अवेलेबल कोल्ड मिक्स, कितना डाटा 4200, 4190। तो इस प्रकार डाटा जो जेडीए ने जारी किया है मैं लेके आया हूं। ये आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि बारिश अभी 5 दिन पहले खत्म हुई है और इन बिटवीन बहुत सारे वर्क ऑर्डर हो गए जिन पे काम शुरू हो गया है। और साथ में ही जो कालवा रोड जिसकी बात कर रहे हैं, धावास की बात कर रहे हैं, बजरी मंडी, गांधीपथ की बात कर रहे हैं, आप जाके देखिए आज काम शुरू हो गया, वहां पे जेडीए ने काम करना शुरू हो गया। दीपावली का 1 महीना है, बहुत अभी टाइम पड़ा। हम कह रहे हैं कि आने वाले 10 दिन के अंदर आप रिजल्ट देखना। ये कोई गहलोत जी के कहने से नहीं हुआ है, ये जेडीए ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट जारी कर चुका है जिसके अंदर जो वर्क ऑर्डर जो रिलीज हुए हैं, काम शुरू हुआ है, जेडीए अपने ग्राउंड पे काम शुरू। हाँ, ये बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि इस प्रकार जयपुर में और राजस्थान में ज्यादा बारिश हुई जो एवरेज से ज्यादा होती है, तो गड्ढे हुए हैं, लेकिन सरकार ने बारिश के दौरान ही काम शुरू कर दिया। कहीं कोई शिकायतें तो देख रहे हैं, जेडीए ऑलरेडी वहां पर काम कर रहा है, नगर निगम और जेडीए दोनों मिलके, यानी जो भी आपदा नियंत्रण काम कर रहा था बारिश में बेहतरीन काम उन्होंने किया। और आने वाले 10 दिन के अंदर आप रिजल्ट देखेंगे कि जेडीए अभी जाके देख सकते हैं। वैसे विद्यानगर में मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इस प्रकार के गड्ढे हैं, चाहे सिक्कर रोड पे चले जाइए, ड्रेनेज का सिस्टम काम हुआ है। ड्रेनेज के बारे में हम बहुत पहले बात किए हैं, आपकी डिबेट में भी मैं बात करने आया हूं। विद्याधर नगर के किसी भी जगह आप चले जाइए, वहां पर किसी प्रकार का आपको खड्डे नहीं मिलेंगे। लेकिन जोटवाड़ा कालवा रोड चौकी नेशनल हाईवेज है, तो वहां पर कुछ प्रकार थे, तो वहां पर उनका काम शुरू कर दिया, काम हो चुका है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस रोड से मैं कालवा रोड से आ रहा हूं वहां पे काम शुरू हो गया, काम कंप्लीट कर दिया गया है। तो और भी कई राजस्थान के बारे में आज मुख्यमंत्री भी उन्होंने सवाल उठाई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यही जो रोड है जहां हम डिबेट कर रहे हैं, इसके सामने सचिवालय के सामने गाड़ियां बह गई थी जब बारिश आई थी। तो इस प्रकार के मैं कहता हूं ओछी राजनीति आपको नहीं करनी चाहिए, आपको तथ्यों के साथ में करनी चाहिए। बारिश के बाद में इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है और उसके काम शुरू हो गए। दिवाली का 1 महीना है, मैं केवल 10 दिन का दावा कर रहा हूं कि 10 दिन के अंदर आपको सारे गड्ढे भरे हुए दिखेंगे। चलिए राजकुमार जी, क्योंकि बारिश है, बारिश से गड्ढे हो गए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बरसात का इंतजार किया है, लेकिन प्लान पहले से ही बन चुका था, गहलोत साहब पहले से ही बरस पड़े। योगेंद्र जी, बड़ा हास्यास्पद लगता है जब भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कद्दावर नेता के ऊपर इस तरीके की बात कहते हैं। माननीय गहलोत साहब के कहने के एक एक शब्द के मायने होते हैं और गहलोत साहब बड़ी विनम्रतापूर्वक कह चुके कि भजनलाल जी, अगर मेरे शब्दों को प्रॉपर तरीके से पेनड्राइव में डाल के, लैपटॉप में डाल के अगर सुनेंगे तो राजस्थान का भला होगा, उनकी भी राजनीतिक जो चातुर्यता है वो और निखर के बाहर आएगी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि भजनलाल जी की पूरा का पूरा मंत्रिमंडल और पूरी भारतीय जनता पार्टी गहलोत साहब के बयानों को या भारतीय जनता पार्टी कह लो कांग्रेस पार्टी के बयानों को लगातार दबाने का प्रयास करती है। क्या आवश्यकता पड़ गई थी राजस्थान सरकार के एक नौजवान मंत्री को कि रात को 1:30 बजे नौटंकी करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या दिन में उनको दिखना है, दिखता नहीं है? क्या दिन में कोई और तकलीफ होती है? क्या आवश्यकता? पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं हो इस वजह से गए हो रात को?
जनसेवक हैं, विधायक और मंत्री राजस्थान की सेवा करने के लिए बने, राजस्थान की सेवा करने के लिए हमारे मंत्री बने, हमारे मुख्यमंत्री बने। कल माननीय मुख्यमंत्री भी कल मारानिवाम के एक पुलिया का उद्घाटन करके आए, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जाना चाहिए था, अच्छा लगा। लेकिन थोड़ा सा और आगे जाते तो पता चलता कि सांगानेर में किस तरह के गड्ढों के हालात हैं, कालवा रोड पे किस तरह से गड्ढों के हालात हैं। और मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि जेडीए ने डाटा अभी लागू किया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जेडीए ने जो डाटा जारी किया उस पर डाका किसने डाल दिया? भजनलाल जी की सरकार बताएगी या खर्रा साहब बताएंगे? खर्रा साहब को तो यही पता नहीं है कि मास्टर प्लान बनता है तो कैसे बनता है। चुनाव नवंबर में होंगे, दिसंबर में होंगे, जनवरी में होंगे, कोर्ट लगातार जवाब दे रही है। कानून व्यवस्था लेक्चर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी अभी 2-3 जिलों के दौरे पे जाके आए हैं, उदयपुर भी गए थे। हिंदुस्तान का सबसे ज्वलंत मुद्दा कन्हैयालाल जी के घर भी वो जाकर आए हैं। उनके परिवार ने क्या बयान दिए हैं? जिनका सीना 56 इंच का बताते हैं, दुनिया के सबसे बड़े नेता बताते हैं, उनकी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है। गृह मंत्री जी उनके साथ रहते हैं, लेकिन गृह मंत्री जी अभी 2 दिन पहले आके गए थे और 2 दिन बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। पधारो मेरे देश के तहत मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी से और देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि जो प्रश्न आज राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछे हैं, जो प्रश्न राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछे, उन एक-एक प्रश्नों का जवाब देकर जाए ताकि राजस्थान की जनता को दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता फिजूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस का समय जायज नहीं करे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो जयपाल जी ने जो उत्तर दिए अभी, उनसे आप संतुष्ट नहीं हो? जयपाल जी मेरे साथी प्रवक्ता है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और वो हिंदुस्तान के कद्दावर नेता है अशोक गहलोत। राजस्थान के उनके मुकाबले का तो कोई नेता ही नहीं है। अगर उनका मुकाबला है तो देश के प्रधानमंत्री से, हम तो आपके चैनल पे देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं क्योंकि वो देश में आ रहे हैं, उनके पास जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है। लेकिन 2 दिन बाद वो आ रहे हैं, हमारा प्रश्न बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि प्रतिपक्ष के राजस्थान के बड़े नेता जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर वो कहीं व्यस्त है तो राजस्थान के माननीय भजनलाल जी उनके प्रश्नों का जवाब दे। अल्बर्ट हॉल पे 2-2 हाथ करवा लेने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लेने, सारे प्रश्नों को अशोक गहलोत साहब लेके बैठ जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी 1.5 साल बना 5 साल। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता को, किसी भी नेता को चाहे जिस स्थान पर भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित करते हैं, ये तथ्य हमारे पास भी बहुत सारे हैं। ये तो इनके तो डेटा पे डाका डाल दिया गया। ये देखिए सड़कों की हालत, ये देखिए सड़कों की हालत, ये देखिए विद्यानगर की हालत, ये देखिए इनके राजवंत सिंह राठौर जी की हालत, ये तो सड़कों की हालत है। ये देखिए एसएमएस अस्पताल की हालत देखो आप, ये देखो सचिवालय की हालत देखो, ये देखो कलेक्ट्रेट सर्किल की हालत देखो। ये तमाम तरह की चीजें हमारे पास भी बहुत सारी है, लेकिन हमारे डेटा पर किसी ने भी डाका नहीं डाला है क्योंकि ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों के द्वारा जारी किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, आप सत्ता में, हम विपक्ष में, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको आगाह करें और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, आरजीएचएस में दवाइयां मिल रही है क्या योगेंद्र जी?
आरजीएस में दवाइयां नहीं मिल रही है, जाके पूछिए कर्मचारियों से। एसएमएस अस्पताल में किसी भी डिपार्टमेंट में आप लाइन लग जाइए, एक साधारण व्यक्ति बनके, आपको पता चल जाएगा एसएमएस में इलाज कराना कितना कठिन हो रहा है। आप देख रहे थे अभी 2 दिन पहले किस तरीके से बारिश आई थी और किस तरीके से लोग अपनी टूटी हुई टांगों को लेकर अस्पताल में जा रहे थे। थानों में आत्महत्या हो रही है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। घर में महिला की चैन तोड़ी जा रही है, सानानगर विधानसभा में तोड़ी जा रही है, आदर्श नगर विधानसभा में तोड़ी जा रही है, घर से निकाल के मारा जा रहा है। आदर्श नगर सानानगर विधानसभा में भी कुछ दिन पहले योगेंद्र जी, एक व्यक्ति एक महिला के पास आया और उससे कहा कि अभद्र हरकत करो, वो नहीं मानी तो पूरे मोहल्ले में गोलियां चलाते हुए चले गए। अभी 2 दिन पहले अजमेरी गेट के ऊपर चलती गाड़ी को रोक करके दूसरी खिड़की से उसका मोबाइल चोरी कर लिया गया। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन ये राजस्थान के जो पीड़ित लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी के पास लगातार आते हैं। गहलोत साहब भी जनसुनवाई करते हैं, पायलट साहब भी जनसुनवाई करते हैं, और हमारे प्रत्याशी गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली जी जनसुनवाई करते हैं, और लोग आते हैं, उनको बताते हैं। ये तो सोमवार की सोमवार करते हैं, और वहां किस तरीके से पहरा रहता है सीएम हाउस में आप भी जानते हैं। सुरक्षा का मामला है, क्योंकि दिल्ली में भी हुआ था, जिस तरीके से दिल्ली के सीएम पे हमला हुआ था। राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारे हैं, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं, लेकिन राजस्थान के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उनको बेहतर करेंगे तो राजस्थान की सेवा होगी। वापस आऊंगा आपके पास में, मैं हमारे सहयोगी हैं दशरथ सिंह, उनके पास में जाना चाहूंगा। दशरथ, अशोक गहलोत का जो दौरा था, उससे लग तो रहा था कि वो जयपुर में आकर के और कुछ सवाल खड़ा करेंगे, क्योंकि कन्हैयालाल के परिवार से भी मिले और भी जगह पे गए, ट्वीट भी लगातार उनके आ रहे थे। क्या कहना उनका कि सरकार लापरवाही कर रही है, जवाब नहीं दे रही है, क्या उम्मीद करते हैं वो? देखिए, 5 जिलों का उनकी तरफ से ये दौरा किया गया है, जैसा अशोक गहलोत जी ने कहा। और अशोक गहलोत ने ये कहा कि सरकार हमने भी चलाई, और सरकार को जिस तरह से चलाया जाता है, घटना अगर कोई होती है तो घटना हो सकती है, लेकिन घटना के बाद कार्रवाई क्या होती है उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। कन्हैयालाल का इशू उन्होंने उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन बाद राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं, एनआईए को लेकर उनको अपनी बात साफ करनी चाहिए। गहलोत ने यहाँ तक कहा कि हमारी सरकार जाने के पीछे प्रमुख जो कारण है वो ये भी था कि कन्हैयालाल का जो प्रकरण था, हमने 51 लाख रुपए और बच्चों को नौकरी दी, लेकिन जिस तरह से प्रचारित किया गया 5 वर्सेस 50, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं उनके परिवार से मिला, 25 बच्चों से मिला, उनकी पत्नी से मिला, तो पत्नी ने यहाँ तक कहा कि आपने सब 51 लाख रुपए हमें दिए, लेकिन इसके बावजूद हमें कहा गया कि आप 5 बोले। ये कहीं ना कहीं दोषारोपण जो है वो बीजेपी पर पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से लगाए गए। उन्होंने कहा अलवर की घटना ले लो, भरतपुर की घटना ले लो, और कपासन के अंदर जो हुआ, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार राजस्थान के अंदर हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को कहना चाहता हूं या आग्रह करना चाहता हूं कि जो सवाल मेरी तरफ से उठाए गए उन पर वो गौर करेंगे, उनके लिए भी अच्छा होगा। और वो किस बिहेव पे ये बातें कही, और साथ ही उन्होंने ये गुजारिश की प्रधानमंत्री के दौरे को मद्देनजर प्रधानमंत्री से कि जब वो बांसवाड़ा आए तो वहां पर जो मानगढ़ धाम है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें, क्योंकि वो लगातार ये कहते रहे कि बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है। तो मेरी उनसे ये भी मांग है कि इस राष्ट्रीय स्मारक, दशरथ, एक बात मैं बीच में रोक रहा हूं आपको ध्यान होगा कि अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तो प्रधानमंत्री आए थे, और नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि हम सब में सबसे सीनियर हैं, हमारे साथी हैं अशोक गहलोत, और गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान 3 के मुख्यमंत्री को बुलाया था कि एक प्लान बना करके आप लोग दे दीजिए ताकि इसको स्मारक बनाया जा सके। आई थिंक ये बात करीब 2-2.5 साल पुरानी है, 2.5 साल के आसपास हो गए इसको, 2.5-3 साल। तो उस पर कुछ बोले गहलोत है कि कहीं प्लान में चूक रहा कि अब तो चलिए तीनों जगह मुख्यमंत्री हैं? देखिए, निश्चित तौर पे उन्होंने ये कहा कि जब प्रधानमंत्री उस वक्त आए थे, मैं भी उनके पास बैठा था, मुझे बुलाया गया था, और प्रधानमंत्री ने सीएस से बात की, मेरे सामने ही इस इशू को लेकर, स्मारक को लेकर सीएस से बात की, और उन्होंने कहा था कि मैं इसको दिखवाऊंगा और जल्द से जल्द इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज तक राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं हुआ, वहां पर काम नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें वो करके यहाँ पर जाते हैं। गृह मंत्री के दौरे पर उन्होंने सवाल उठाए कि 2 दिन पहले जोधपुर के अंदर गृह मंत्री आए, एनआईए का इशू उन्होंने ये कहा कि एनआईए की तरफ से तमाम लोग जो गवाह है उनकी जो पेशी होनी थी या उनके बयान लिए जाने थे वो बहुत कम लिए गए। 3 साल का वक्त बहुत बड़ा वक्त होता है, ये अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया कि 3 साल आपने लगा दिए, अब तक आपका नतीजा कुछ नहीं है। यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास इस केस की जांच होती तो या तो आजीवन कारावास से आरोपियों को मिल चुका होता या फिर फांसी की सजा मिल चुकी होती। इस तरह के तमाम जो आरोप हैं वो अशोक गहलोत की तरफ से प्रदेश सरकार के साथ केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए गए। जी,
चलिए जयपाल जी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा इसमें, ये पार्टी लाइन से अलग हट के बात है और काफी लंबे समय से बीजेपी की भी डिमांड रही है, कांग्रेस की भी डिमांड रही है। प्रधानमंत्री एक बार फिर आ रहे हैं, क्योंकि मानगढ़ धाम को लेकर के बहुत चर्चाएं होती हैं। आपकी पार्टी भी खूब करती है, कांग्रेस भी खूब करती है, लेकिन वाकई आज तक राष्ट्रीय स्मारक नहीं बना वो, और उसका इतिहास किसी से छिपा नहीं है, कितने लोगों की शहादत हुई थी वहां पे। ये इसको मानगढ़ धाम की जगह को जलियांवाला बाग कांड की तरह से भी इसे देखते हैं, इतने लोगों ने वहां शहादत दी थी। तो इसमें लगता है आपको कि कोई गलत सवाल नहीं है ये? देखिए, बख्श देता है ईश्वर उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। यदि आप साफ नीयत से काम करना चाहोगे, साफ नीयत से प्रदेश के मुद्दों को उठाओगे और उनमें यदि राजनीति करोगे, राजनीतिक इंटेंशन से आप काम करोगे। मानगढ़ में आज जो काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें रही है, चाहे वसुंधरा राजे की रही हो चाहे उसके बाद में रही हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने वहां मानगढ़ में मानगढ़ धाम में काम किया है और वहां जो रिडेवलपमेंट हुआ है उस पर काफी काम किया है। जहां तक उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का बात है, तो निश्चित रूप से जो डबल इंजन की सरकार है, मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहता हूं कि उस पर काम कर रहे हैं और सही समय पे। क्योंकि गहलोत साहब डिमांड कर रहे हैं इसलिए नहीं, क्योंकि गहलोत साहब तो खुद चीफ मिनिस्टर रहे राजस्थान के 3 बार, तो यदि उनको काम करना होता तो वहां करते, लेकिन वो काम नहीं किया, उनको राजनीति करनी है। अब राजस्थान में राष्ट्रीय स्मारक तो केंद्र सरकार हाँ, करेगी। मैं कह रहा हूं कि स्टेट भी तो उसके अंदर काम करते हैं, वहां भी जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने वहां काम किए हैं। लेकिन मेरा निवेदन इतना सा है कि अशोक गहलोत साहब राजस्थान में माननीय भजनलाल जी की लगभग 2 साल होने आया सरकार हुई जी। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में मुद्दे नहीं है। राजस्थान में इस प्रकार के मुद्दे लेके आती है, आपको सड़कों पे गड्ढों पे बारिश हो रही है उस पर राजनीति करनी है, आपको इस प्रकार के मुद्दे लेके आना। आप कन्हैयालाल जी का मुद्दा लेके आए, अभी रिसेंटली उदयपुर फाइल के नाम से फिल्म है, आपने उसको रोकने के लिए हजारों प्रयास कांग्रेस पार्टी ने, तो कोर्ट में चलेगी, इसको आने नहीं देंगे। तो इस प्रकार मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि केवल सरकार आपकी थी, जिम्मेदारी आपकी थी, गुट्टिका की राजनीति आप दोनों में की, इसलिए जब राजनीति करोगे तो सवाल आप पे उठेंगे। आप साफ नियत से और इंटेंस प्रदेश के हितों के साथ में यदि आप बात करना चाहोगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार उस पर काम करना चाहेगी। लेकिन अब आप 1.5 साल में बताइए, आप केवल एक बार विधानसभा के समय दादी के मुद्दे को लेकर आपने एक आंदोलन किया, इसके अलावा 2 साल का काम टेन्योर होने आया सरकार का। आप राजस्थान में चूंकि मुद्दा नहीं है, इस प्रकार के मुद्दे लेके आते हो, आपको प्रदेश के 8 करोड़ लोगों ने प्रतिपक्ष का दायित्व दिया है, जयपाल जी, एक बात प्रतिपक्ष की भूमिका में नहीं हुआ। एक मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा, मुद्दे क्या होने चाहिए आपके हिसाब से, कौन से मुद्दे उठाए जाने चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, अभी आप कह रहे हो सड़कों के मुद्दे ही मत उठाइए, आप कन्हैयालाल का मुद्दा है नहीं डिले कर रहा है, वो अब मैं मुद्दे पे आता हूं, अब मैं मुद्दे पे आता हूं। आरजीएचएस की बात कर रहे हैं वो, तो चलिए एक बार उसको चेक तो करवाना चाहिए। अब मैं मुद्दे पे आता हूं साहब। मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा अभी इसी आपके चैनल पे हम लोग 1.5 साल बनाम 5 साल की डिबेट करने आए जी। हमने जो संकल्प पत्र हमारा चुनाव में लेके गए, उसमें वादे किए जनता से कि ये काम हम लोग करेंगे जी। उन काम में पहले साल लगभग 1.5 साल के दौरान ही हमने 60-70% काम कर दिया। अब चाहे राइजिंग राजस्थान से लेके हो, चाहे इंडस्ट्री के जो काम हुए हो, चाहे ईआरसीपी को लेके हो, चाहे यमुना जल समझौते के लिए हो, ये वो मुद्दे गिना रहा हूं जो पिछले लंबे समय से कोर्टों में कांग्रेस पार्टी द्वारा, कांग्रेस पार्टी की सरकारों द्वारा इन मुद्दों को लटकाया भटकाया है। अब जो कहते थे कि काम ही नहीं होगा, उन पे काम करना शुरू हो, और 1 साल 1.5 साल के दौरान आज रिजल्ट परिणाम सामने सबके। इसलिए कांग्रेस पार्टी केवल मुद्दा विहीन पार्टी के रूप में प्रतिपक्ष का जो रोल है वो निभा नहीं पा रही है, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन से बाहर हो। केवल सड़कों के जो बारिश हुई है, खड्डे स्वाभाविक है, और मैंने अभी आपको गिनाया, ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट तो पत्रकार देते हैं, मैं जेडी की रिपोर्ट लेके आया हूं, चाहे हॉट मिक्स प्लांट हो, चाहे कोल्ड मिक्स प्लांट हो, चाहे बैगेजेज हो, कितना स्क्वायर मीटर रोड को उन्होंने मेजरमेंट करके काम कर दिया, ये डाटा जेडीए ने दे रहा है, ये कोई पत्रकार का दिया हुआ डाटा थोड़ी है। लेकिन आपको केवल उन पर राजनीति करनी है, तो इस प्रकार की राजनीतिक बातें। और अब आप कह रहे हैं कि साहब रात को 2 बजे गए मंत्री, ये कोई बुरी बात है क्या? दिन में गालवा रोड पे जाम रहता है और रात को 2 बजे जाके खुद जाके सुपरविजन करते हैं और अधिकारियों को निर्देशित करते हैं, तो एक प्रदेश के लिए अच्छी बात है कि नहीं? और जब भजनलाल जी सांगानेर जाते हैं तो आप उन पे सवाल उठाते हैं कि देखो जाम लग गया। तो आप कहना क्या चाहते हैं? आप अपना इंटेंशन क्लियर कीजिए। जो राजस्थान में 1.5 साल के काम हुए हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है। चलिए, अब तो संतुष्ट हैं राजकुमार जी? आप एक एक बात का जवाब दे दिया, मुद्दे आपके पास में है नहीं, ये बीजेपी कह रही है। योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने लंबे चौड़े झूठी गारंटियां वादे राजस्थान की जनता को किए थे। ये बात करें, गड्ढों की बात मत करो, ठीक है, गड्ढों की बात नहीं कर रहे हम, ये बात करें ईआरसीपी की। इस मटके से पानी को इस मटके में डाल देना, इस मटके से इस मटके में डाल देना, राम सेतु नाम कर देना। 13 जिलों का किसान, जो अब शायद 21 जिले हो गए हैं, आज भी खेत सूखा है, उनके कंठ सूखे हैं, एक बूंद पानी अभी तक नहीं आया है।
ये बात करते हैं आरपीएससी की, कर दिया क्या पुनर्गठन? वो इस्तीफा ले लेके जा रहे हैं और आप इस्तीफा स्वीकार कर रहे हो पीछे के रास्ते से। जमानतें हो रही है। राजस्थान का नौजवान अभी भी ठगा सा ठगा महसूस कर रहा है कि जांच करेंगे, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, पाताल में जाएंगे। योगेंद्र जी, बड़ा ताज्जुब होता है, हमको पहली दूसरी क्लास में पढ़ाया जाता था कि पाताल किसको बोलते हैं, मगरमच्छ किसको बोलते हैं, चींटी किसको बोलते हैं। इतनी बड़ी सरकार को पाताल समझ में नहीं आ रहा है, मगरमच्छ समझ में नहीं आ रहा है। राजस्थान का नौजवान चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि न्याय करो, न्याय करो। एक नौजवान तो भूखा बैठा है, प्यासा बैठा है कि वो बच्चे गिर गए, उनको देखभाल कर लो। समझ में नहीं आ रहा ये चाहते क्या हैं, ये चाहते क्या है, किस तरीके का राजस्थान में राज करना चाहते हैं। ये भजनलाल जी भाग्यशाली व्यक्ति हैं। भजनलाल जी अगर किसी बुजुर्ग को अगर दवाई मिल जाएगी तो कांग्रेस का क्या भला होगा? अगर मां बहन बेटी की चैन नहीं टूटेगी तो कांग्रेस का क्या भला हो जाएगा? अगर ईआरसीबी का पानी आ जाएगा, खेत में पानी आ जाएगा, कंठ गीला हो जाएगा तो कांग्रेस का क्या भला होगा? वहां आप रामगढ़ के अंदर वो उड़ा रहे आसमान के अंदर, वो उड़ी नहीं रहे, गिर रहे, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, कांग्रेस का क्या भला हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि आप कांग्रेस पार्टी, आप जो उठा रहे हो, बीजेपी उन्हें मुद्दा नहीं मान रही है। बीजेपी का एक कहना है कि ये कोई मुद्दे हैं कि अब बरसात आई तो सड़कों में गड्ढे भी होंगे। तो बीजेपी बताए कौन से मुद्दों पे राजस्थान की जनता को बात करनी है या कांग्रेस पार्टी को बात करनी है? क्या हम भी मोदी मोदी के नारे लगाए? क्या देश राजस्थान भी मोदी मोदी के नारे लगाए? और योगेंद्र जी, अब तो मोदी मोदी के नारे लगाना भी बंद हो गया है, क्योंकि जब 303 से 240 पे आए, पहले तो हर एयरपोर्ट पर, हर जिले में, हर मीटिंग में मोदी मोदी। अब वो नारे बंद हो गए क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने देख लिया है कि कैसे यू टर्न लिया, इनकम टैक्स के अंदर कितने बड़ी छूट दी गई, और अभी गब्बर सिंह टैक्स में भी छूट दी गई है। गब्बर सिंह टैक्स लगाया किसने था और वापस किसने लिया? और ताजुब हो रहा है कि कोई चीज सस्ती कर दी गई योगेंद्र जी, और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचार कर रही है कि हमने सस्ता कर दिया, सस्ता कर दिया। अरे भैया, सस्ता हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा, लेकिन राजस्थान की जनता, हिंदुस्तान की जनता बोल रही है इसको महंगा किसने किया था। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि महंगा किसने किया था और क्यों किया था। 8-9 साल तक हिंदुस्तान की जनता का आपने खून क्यों पिया था? चलिए, कोई बात नहीं, अब ये चलता रहेगा। मैं दर्शक आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी भी काउंटर करके बता रही है इस मुद्दे को लेकर के कि उनकी सरकार थी, जैसे अभी, क्योंकि पार्टी की अपनी एक रूट लाइन तय कर देते हैं कि इस मुद्दे पे ये बोलना है। जैसे जयपाल जी बोल रहे हैं, वही बातें सामने आ रही हैं कि बारिश के कारण गड्ढे हुए हैं और गड्ढों पे इतना काम चल रहा है। जेडीए का आंकड़े भी इन्होंने जारी किए हैं। लेकिन फिलहाल आपको लगता है कि बीजेपी अपना पक्ष रख रही है, कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है, और ये सिलसिला इतनी जल्दी थमेगा नहीं? क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि हमारे खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया गया कन्हैयालाल को लेकर और दूसरे मुद्दों को लेकर के, तो अब कांग्रेस उसी रूट पे है जो बीजेपी चली। देखिए, निश्चित तौर पे इसी को साधारण तौर पे सियासत कहा जाता है। सियासत के अंदर विपक्ष में जो पार्टी होती है वो इस तरह के इश्यूज उठाती है, और कांग्रेस को अब समझ आ रहा है कि हम सरकार में गए, उसके पीछे दो प्रमुख कारण थे, जिसमें कन्हैयालाल का बड़ा प्रकरण था, दूसरा पेपर लीक को लेकर प्रश्न थे, और तीसरा अपराध को लेकर। तो क्यों न प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही उस पर बीजेपी सरकार को घेरा जाए। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप आने वाले वक्त में भी तेज होंगे, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि जनता के बीच अगर पैठ बढ़ानी है या जनता के बीच एक मैसेज कन्वे करना है, तो जनता से जुड़े जो इश्यूज हैं, चाहे अपराध से जुड़े इश्यूज हों या सड़क से जुड़े इश्यूज हों, या कह सकते हैं कोर्ट कचहरी या पुलिस थाना, या कह सकते हैं बजरी माफिया, ये जो घटनाएं होती, इसको लेकर हम अगर हो हल्ला करेंगे या कह सकते हैं आवाज बनने की कोशिश करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट धरातल पर होगा। और आने वाले वक्त में चाहे निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव जो भी होंगे, उसके अंदर हमें वापस जनता कह सकते हैं वोट देगी। बहरहाल जनता को अब देखना होगा, या जनता ये देखेगी कि सरकार की तरफ से 2 साल का कामकाज क्या है, और विपक्ष जो जिस दावों को, नारों को हवा दे रहा है, उनमें कितना दम है, उसके आधार पर। क्योंकि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि वोटर जो होता है वो समझदार होता है। जनता के जो इश्यूज होते हैं उसको पता है कौन नेता क्या बोल रहा है, जनता के हित में क्या है, और उसी के आधार पर वो वोट देता है, और वही पार्टी फिर सत्ता में आती है। चलिए, खैर ये सियासी मुद्दे हैं और सियासत ऐसी चलती रहेगी। कोई आरोप लगाता है, हमारी कोशिश थी कि आमने सामने कुछ बात हो जाए, तो दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, और ये पहली बार और या आखिरी बार नहीं है। इस तरह के सिलसिले आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।